गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस है कि जो हमने डिस्कस किए ऑलरेडी। आई होप कि आपको इम्यूनोलॉजी अच्छे से समझ में आया होगा एंड इम्यूनोलॉजी के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। तो आज हम ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्यूनोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज का भी जो हमारा सेशन है, सवालों के बिना ये जिंदगी है डार्क। सो इट्स ट्रू जो है वो थॉट है कि अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें हमारे कंसेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन। सो गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, दीक्षा, पृथ्वी, रमन, वैष्णवी, वेरी गुड मॉर्निंग। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो गेट की सीरीज हम देख रहे हैं, तो गेट में सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिंपल टाइप के होते हैं अगर आप एनालाइज अच्छे से करते हो तो। क्वेश्चंस कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सम आर द इंफॉर्मेटिव बेस्ड, बट सारे जो भी क्वेश्चंस है अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, कि आप एनालिसिस कितना अच्छा करते हो, एंड सेकेंड कि आप डिसीजन कितने फास्ट लेते हो, एंड क्या आपको सही डिसीजन लेना आता है क्या, कि आपको एक तो यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि डिसीजन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, एंड आपने कितने फास्ट डिसीजन लेते हो कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। सबसे फर्स्ट यहाँ से होता है कि क्या आपको सॉल्व करना है नहीं। सो देखते हैं फर्स्ट कि डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन एंड रीजन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जो होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक असर्शन दिया जाता है और उसका रीजन दिया जाता है। तो नाउ आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो आईजीएम इज फाउंड इन द सीरम, तो ये सीरम में होती है एज अ पेंटेमेरिक फॉर्म, करेक्ट, कि ये पेंटेमेरिक फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आईजीएम मोनोमर्स, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आईजीएम होती है, आईजीएम कितने टाइप्स की होती है बाय द वे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आईजीएम एंटीबॉडी हाउ मच टाइप्स, सो आईजीएम एंटीबॉडी दिस इज हाउ मच टाइम, यस, कितने डिफरेंट टाइप्स के आईजीएम एंटीबॉडी होती है। सो दिस इज द आईजीएम एंटीबॉडी, एंड देखो ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है यहाँ पे कोई तो एक जे चेन होती है, सो जे चेन, एंड ये जे चेन दो एंटीबॉडीज को अटैच फॉर्म में होती है। सो दिस इज द जे चेन, एंड सेकेंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड कि जो पेंटेमर आईजीएम को लिंक करते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है आईजीएम का, करेक्ट। सो दिस इज द पेंटेमेरिक। सो करेक्ट ऐश्वर्या, दो टाइप्स की होती है आईजीएम एंटीबॉडी, वेरी गुड। नाउ एक होती है मोनोमेरिक एंड एक होती है पेंटेमेरिक आईजीएम। मोनोमेरिक कौन से सेल्स के ऊपर होते हैं, तो मोनोमेरिक इट इज प्रेजेंट ऑन बी सेल्स, हमने बी सेल्स को बहुत बार डिस्कस किया है, ये हमारी फेवरेट सेल है, एंड बी सेल्स के ऊपर जो हमने एंटीबॉडी डिस्कस की दिस इज ऑल्सो द आईजीएम। तो ये भी आईजीएम है, बट दोनों में डिफरेंस यही था कि एक मोनोमेरिक थी एक पेंटेमेरिक थी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पूछा क्या है कि आईजीएम फाउंड इन सीरम एज अ पेंटेमेरिक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 5 आईजीएम मोनोमर्स, सो दैट इज करेक्ट। असर्शन ये करेक्ट है कि पेंटेमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नाउ सेकेंड, the pentameric form of IgM is due to cross link IgM monomers via peptide bond, कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से क्रॉस लिंक होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यस। ये जो स्टेटमेंट है अपना रीजन का स्टेटमेंट, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप भी मुझे बताइए। ओके, सो देखते हैं आपको कितना मतलब अच्छे से आईजीएम एंटीबॉडी आता है। सो the pentameric form of IgM is due to cross-link of IgM monomers via peptide bond. Yes, the statement is correct or incorrect. So जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये
इनकरेक्ट है। ओके, अश्विनी बोल रहे इनकरेक्ट है, रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट। तो फॉल्स है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ओके, सो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सो सपोज दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड व्हाई दिस इज रॉन्ग? ट्रू क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सो यहां पे क्या होना चाहिए? डाइसल्फाइड। यहां पे क्या होना चाहिए? डाइसल्फाइड, करेक्ट। सो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होना चाहिए। सो दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये करेक्ट है। सो वेरी गुड। तो देखो ये लास्ट में जाके सिर्फ स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे लिखा है इसलिए वो गलत है। अगर हम यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज अगर लिखते तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। तो देखो, तो रीजन इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सो ए, बी, सी और डी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि ए इज ट्रू, कि फर्स्ट ए इज करेक्ट बट जो रीजन है आर इज द फॉल्स, कि आर इज फॉल्स। सो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट, ये करेक्ट है कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओनली आपने एनालाइज अच्छे से करना चाहिए। एंड पहले तो आपको देखो एनालिसिस में इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आपको पहले देखना चाहिए कि एक्चुअल रियल जो स्टेटमेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। इसलिए एनालिसिस प्रॉपर करो एंड देन रीजन के ऊपर जाओ। सो वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट कि आपके लिए गेट बायोटेक्नोलॉजी का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, कल फर्स्ट लेक्चर था। एंड वो स्टूडेंट जो है वो इस जो भी बैच में अच्छे से मतलब सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं एंड एंजॉय कर लेगा क्लासेस को। तो बैच स्टार्ट 13 सितंबर से हुआ है। तो आप में से कोई होगा कि जिसको गेट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन करना है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ओके, सो फीस जो है ओनली 12,499 रुपीज है एंड कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर किया जाएगा अपने गेट एग्जाम तक टिल 28 फेब तक। ये क्लास जो है वो एक्टिव रहेगा एंड इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आप उस कोर्स को कर सकते हो। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिनको गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, जिनको गेट में अच्छा स्कोर लाना है, अच्छी रैंक लानी है, तो वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। नाउ एंटीबॉडी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एंड आई होप कि एंटीबॉडी आपको समझ में आया होगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे अभी बताइए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले तो उन्होंने बोला है लिमिटेड प्रोटियोलिसिस ऑफ रैबिट आईजीजी विद एंजाइम पेप्सिन। तो उन्होंने पेप्सिन बोला है जनरेट 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स एफएबी कि एफएबी एंड 1 एफसी फ्रैगमेंट। तो पहले ये देखते हैं कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में अगर आईजीजी एंटीबॉडी को हम पेप्सिन से क्ल्यू करते हैं तो यहां पे होता क्या है, पेप्सिन से क्ल्यू करने के बाद इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पेप्सिन से क्ल्यू किया तो जो फ्रैगमेंट बनता है ये फ्रैगमेंट होता है FAB2। तो इस तरह से फ्रैगमेंट जनरेट होता है। सो FAB2 डैश, तो ये फ्रैगमेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे FAB फ्रैगमेंट जनरेट नहीं होते, FC फ्रैगमेंट जनरेट नहीं होता है, तो P इनकरेक्ट है। यस, P इज इनकरेक्ट। ओके, देन सेकेंड में लिमिटेड प्रोटियोलिसिस ऑफ रैबिट आईजीजी विद द एंजाइम पेपेन जनरेट सिंगल बाइवैलेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन FAB2 डैश एंड पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है? यस, आप मुझे कमेंट करके बताइए इज बी ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट।
Suppose this is IgG antibody. B option is the correct or incorrect? तो अगर हम पेपेन से क्लीव करते हैं और पेपेन से डाइजेस्ट करते हैं एंटीबॉडी को, तो पेपेन से डाइजेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, आप देखना एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में पेप्सिन एंड पेपेन का क्वेश्चन आता ही है। एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पेपेन क्लीव कहाँ पे करता है एंड पेप्सिन कहाँ पे क्लीव करता है। तो पेपेन से क्लीव करने के बाद हम देखते हैं कि 2 FAB फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं एंड 1 FC फ्रैगमेंट जनरेट होता है। सो दिस इज FC, दिस इज FAB एंड दिस इज FAB। तो अगर हमें ये पता है कि जो पेपेन है, ये पेपेन बिफोर डाइसल्फाइड लिंकेज, मतलब बिफोर डाइसल्फाइड लिंकेज क्लीव करता है, एंड पेप्सिन जो है वो आफ्टर डाइसल्फाइड लिंकेज क्लीव करता है। तो ये अगर आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो FAB2 ये भी गलत है एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो Q इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ R देखो, द FC फ्रैगमेंट ऑफ IgG कैन सेल्फ एसोसिएट क्रिस्टलाइज इनटू द लैटिस। इज इट R ऑप्शन इज करेक्ट? यस, R करेक्ट है क्या? हाँ नितेश, डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर कट होगा अगर पेपेन है तो R ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है क्या? R एंड S का मुझे बताओ, इज इट R ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? तो FC फ्रैगमेंट ऑफ IgG कैन सेल्फ एसोसिएट एंड क्रिस्टलाइज इनटू लैटिस। R इज द करेक्ट? यस, क्या R ऑप्शन इज द करेक्ट? क्योंकि वो सेल्फ क्रिस्टलाइज होता है, सो करेक्ट है। IG कैन सेल्फ एसोसिएट एंड क्रिस्टलाइज इनटू लैटिस, क्योंकि इसे क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट बोलते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए हम इसे FC फ्रैगमेंट बोलते हैं। एंड यस, FAB2 फ्रैगमेंट ऑफ IgG इज कंपोज्ड ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन, दैट इज करेक्ट, क्योंकि FAB2 में एक हेवी चेन भी आता है एंड एक लाइट चेन भी आता है। तो S इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज FAB2 में हेवी चेन लाइट चेन दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज द R एंड S ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन आप CSIR में भी देखते हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शंस सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस के टाइम आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम आप कौन सा यूज करते हो, जैसे पेप्सिन एंड पेपेन, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, कहाँ पे पेप्सिन लिखा है कहाँ पे पेपेन लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, डाइजेशन के बाद कौन से फ्रैगमेंट बोल रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बोल रहे हैं उसको भी आपको अच्छे से लिख के रखना चाहिए कि पेपेन डाइजेशन के बाद ये फ्रैगमेंट्स बोले, तो आपको समझ में आएगा करेक्ट है इनकरेक्ट है। एंड सेकेंड, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत बेस्ट, मतलब अगर डायग्राम ड्रॉ करके अगर सॉल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है, स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर दिखते हैं, एंड इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ओके, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड सेकेंड, ये भी देखो कि अगर आपको पहले से पता होता है कि P ऑप्शन अगर गलत ही है तो P ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हो, मतलब इसको मैंने पहले से इलिमिनेट किया तो मुझे ये एक तो पता चल जाता है कि इसको मैंने इलिमिनेट किया तो ये तो 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि P गलत है, तो आपको बचे 2 ऑप्शन, उसमें से भी S कॉमन है, मतलब S स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, उसको आप पढ़ो मत, डायरेक्टली आप R को पढ़ो या Q को पढ़ो, एंड R एंड Q पढ़ के या तो आप करेक्ट बताओ या इनकरेक्ट बताओ, तो उससे आपका आंसर करेक्टली आ जाता है। तो नेगेटिव सिलेक्शन के ऊपर सबसे बेस्ट वे से आप अगर करोगे कि नेगेटिव सिलेक्शन करके, तो आपका क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होगा एंड आप मतलब स्मार्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, एंड यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मिस्टेक अगर आपको मतलब सिली मिस्टेक्स को अगर आपको रिमूव करना है, इलिमिनेट करना है, तो नेगेटिव सिलेक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा, ओके। देन नेक्स्ट, सो देखो सिंपल ये जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूं, ये गेट बायोटेक का जो बुक है अपना न्यू जो आया हुआ है, ये बुक से लिए हुए सारे क्वेश्चन है, एंड उस बुक में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम चीजें आपको बुक में भी एक्सप्लेनेशन में दी है। तो अगर आप ये बुक यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड अगर
यहां पे भी देखो कि जो बुक आप रीड नहीं करते, दे कांट हेल्प यू। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बुक यूज करो एंड देन देखो कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग होते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो द बुक्स यू डोंट रीड कांट हेल्प यू। सो यहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए हुए सारे क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है, देन जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, एज वेल एज उसमें इवोल्यूशन के क्वेश्चन है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस बायोटेक के क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, तो एंड टेक्निक्स के सारे क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड विथ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड ग्राफ्स कि जो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिए गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स, कि एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स के लिए कौन सा करेक्ट है। सो विच इज द करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना मुझे, यस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पूछा क्या है, तो करेक्ट। तो पहले आपने इसको हाईलाइट करना चाहिए कि करेक्ट पूछा है। एंड सेकंड उन्होंने ये पूछा कि एंटीजन एक्टिवेटेड टी सेल्स, तो ये भी याद रखना है कि इफेक्टर टी सेल्स के लिए स्टेटमेंट पूछे, करेक्ट कौन सा है। हम बहुत सारे स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि पूछा किसके लिए, करेक्ट पूछा है तो नीचे देखते हैं कि डायरेक्टली ऑप्शन में क्या करेक्ट है। ऐसा नहीं करना है, करेक्ट फॉर व्हाट, किसके लिए करेक्ट पूछा है, आइदर वो एमएससी मॉलिक्यूल के लिए, आइदर वो टी सेल्स के लिए, आइदर वो बी सेल्स के लिए, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन देखो CD4 प्लस सेल्स, CD4 प्लस मतलब टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल ये कांटेक्ट करते में कांटेक्ट विद द मैक्रोफाजेस, ये मैक्रोफाजेस से कांटेक्ट करती है एंड मैक्रोफाज एंड स्टिमुलेट देयर माइक्रोबिसिडियल एक्टिविटी, कि वो माइक्रोबिसिडियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है। तो यस ये कांटेक्ट करती है क्या माइक्रोबिसिडियल एक्टिविटी के लिए, ये फर्स्ट ऑप्शन बोला है। CD4 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद द बी सेल्स एंड स्टिमुलेट देम टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, ओके। तो टी हेल्पर सेल्स ऐसा भी बोलते हैं कि वो बी सेल्स के साथ कांटेक्ट करती है। तो आप मुझे बताओगे, अभी आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा है, क्या आपको ये क्वेश्चन आता है क्या कि ये बी सेल्स से कांटेक्ट करती है एंड ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है एंड ये एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, यस। कौन सा करेक्ट है, जल्दी से जल्दी बताओ, यस कौन सा करेक्ट है। तो CD4 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद बी सेल्स एंड डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, CD8 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद द बी सेल। अभी यहाँ पे देखो चेंज किया क्या है, ओनली 4 प्लस को 8 प्लस में चेंज किया है एंड CD8 प्लस सेल्स बी सेल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं क्या, करते हैं क्या, यस। तो CD8 प्लस सेल्स बी सेल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बना के दिया है कि CD8 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद बी सेल। तो क्या इम्यूनोलॉजी में हमने ये पढ़ा है कि CD8 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद बी सेल्स एंड स्टिमुलेट देम टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। तो आर ऑप्शन आपको कैसे लगता है, इधर करेक्ट है और इनकरेक्ट है, आर ऑप्शन, यस आर ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, yes, so R is the करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो देखो R अगर इनकरेक्ट है तो R वैसे भी एक ही ऑप्शन में था, तो इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है क्योंकि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तो यस CD8 प्लस सेल्स मेक कांटेक्ट विद द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड किल देम, कि CD8 प्लस सेल्स इट मेक कांटेक्ट विद द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड किल देम। So R is incorrect, okay, R incorrect है, S is correct और incorrect, S is correct, yes S is correct। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, yes which is the correct option, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम्स, क्यों सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं
एंड क्यों सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमएसक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आपको रीजन पता है क्या? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। स्टेटमेंट्स अगर आपको रीड करना नहीं आते, अगर आपको क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में नहीं आते, तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड ये जो एमसीक्यू का पैटर्न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है एंड उस पैटर्न के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आप देखना सीएसआर के क्वेश्चन देखोगे तो सीएसआर के क्वेश्चन में आपको अलग पैटर्न नजर आएंगे कि आप मतलब 2000 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को देखना, आपको एक पैटर्न में क्वेश्चन दिखेंगे, सेम पैटर्न फॉलो होता है। अगर आप गेट के क्वेश्चन देखो तो गेट में भी अलग से पैटर्न पूछे जाते हैं कि उस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड ये लॉजिक्स तभी डेवलप होते हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस तभी करोगे जब आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, मतलब आपके पास डिफरेंट बुक से, अगर आप उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ही आप मतलब अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाओगे। तो ये जो चीजें होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो लॉजिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो डेवलप क्वेश्चन प्रैक्टिस से होते, थ्योरी से डेवलप नहीं होते। आप थ्योरी पढ़ना, मैं आपको बताता हूं, आप देख करके देखना एक बार कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ना एंड डायरेक्टली एमसीक्यू का एग्जाम देना, आपको उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या आपके एमसीक्यू अच्छे करेक्ट भी नहीं होंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ते समय हमें वो ऑप्शन हमारे सामने नहीं होते तो हम सोचते नहीं उस तरह से। बट एमसीक्यू में जब आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपने तो इस बारे में देखा ही नहीं था कभी, आपने इस बारे में भी सोचा नहीं था कभी, बट वो ऑप्शन तो सामने, तो वो ऑप्शन कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड ये कंफ्यूजन आपको नेगेटिव में लेके जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एंड ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तभी, क्योंकि स्टूडेंट को अपनी गलतियां इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वो उस वे से कभी सोचते नहीं है। उनको लगता है मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है इसलिए मुझे नहीं आ रहा है। एक्चुअल में पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होती है, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ते, सभी स्टूडेंट अच्छे से क्लास को भी अटेंड करते, पढ़ते भी है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखोगे। जब तक आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आपको नॉलेज करके नहीं बोला जाता। नॉलेज उसे ही बोलते कि जो आप अपने जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट करने के बाद आपको नॉलेज आएगा कि यस यू आर यूजिंग दैट नॉलेज एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सवालों के बिना ये जिंदगी डार्क इसलिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे एंड क्वेश्चन के पैटर्न समझोगे तो ही एग्जाम्स क्रैक करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स क्रैक करना है तो उस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको कंटिन्यूअसली रिपीटेड फॉर्म में सॉल्व करो, रिवाइज करो, तभी जाके आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे। ये याद रखना हमेशा। एंड ये एग्जाम क्वालिफाई होना है तो अच्छे से पहले क्वेश्चन बैंक लो, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी होगा। तो ये देखो P ऑप्शन कि CD4+ सेल्स मेक कांटेक्ट विद मैक्रोफेजेस, स्टिमुलेट देयर माइक्रोसोबिटल एक्टिविटी, दैट इज करेक्ट कि माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। Q CD4+ सेल्स मेक कांटेक्ट विद B सेल्स एंड स्टिमुलेट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड yes इज आल्सो करेक्ट। तो PQS दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन्होंने भी C ऑप्शन बोला है, C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि PQS इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये हुआ आज का हमारा सेशन। तो अभी भी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस बैच में आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से करवा के ले जाएंगे एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रहे हो वो वहां पे भी करोगे, वहां पे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एज वेल एज अच्छे से आप क्लास को अटेंड करोगे तो आप कंसेप्ट भी आपके स्ट्रांग होंगे। तो आज हमने देखा इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन, कल और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं एंड नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।